हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे और उसका पहला पार्ट चल रहा था चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन या व्यंजक। ठीक है, 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति बोले या अनुप्रस्थ स्थिति बोले। बात देखिए, ठीक है, पेपर में आपसे कभी कभी निरक्षीय स्थिति करके भी पूछ लेता है और अनुप्रस्थ स्थिति करके भी पूछ लेता है। ठीक है, तो सिंपल है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक या डेरिवेशन। ठीक है, 5 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, तो सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से इसे समझेंगे। और यार एक चीज़ और जान लो, जो लोग चैनल पे ना उनको बता देना चाहते हैं, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की और क्लास 12 केमिस्ट्री की। ठीक है, और इस चैप्टर के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो जो प्लेलिस्ट फिजिक्स की है उस पर जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सिंपल क्या करना है आपको एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है और उसके कारण निरक्षीय स्थिति पे आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव। ये मान लो हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसे हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसको नाम दे देते ए बी। मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ठीक है, और यहाँ पे मान लो इसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश और इसके बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव का ए सिरा उस पर माइनस क्यू आवेश और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। और मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2L है। वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2L है। ठीक है, ये सिंपल होता है वैद्युत द्विध्रुव। जब हमने आपको इसका पहले वाले वीडियो पे अच्छी स्थिति बताया था ना, तो उस पर भी ऐसा ही था। अच्छी स्थिति पे क्या करना था, आपको एक वैद्युत द्विध्रुव लेना था और उसके अक्ष में, अक्ष ये होता है वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष इस टाइप से। ठीक है, जब अच्छी स्थिति कहता है तो हमें यहाँ पे इसके अक्ष में कोई बिंदु लेना होता है, और जब निरक्षीय स्थिति कहता है तो हमें निरक्ष का मतलब यहाँ ऊपर कहीं कोई बिंदु लेना है। ठीक है, अच्छी स्थिति में क्या किया था हमने, इस साइड पे यहाँ पे एक बिंदु पी लिया था जिस पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। लेकिन निरक्षी पे क्या करेंगे, हम निरक्षी पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई बिंदु पी लेंगे जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो मान लो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो है वो 2L है, या कह सकते हो ए से बी की दूरी कितनी है, 2L है। अब बात करते हैं, मान लो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है। मान लो वैद्युत द्विध्रुव का एक बीच वाला बिंदु O है। ठीक है, इसे देखो कहाँ पे लिख दें, ये वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु यहाँ पे देखो लिखे देना छोटा सा, ये वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है। अब मान लो इस O बिंदु से, ठीक है, इस O पॉइंट से यहाँ पे ऊपर साइड यहाँ पे मान लो कोई बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब अभी आपको ज्ञात करके भी दिखाएंगे, यहाँ पे बिंदु P है जी। ठीक है, इसी बिंदु P पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है इसी बिंदु P पर, ये चीज़ है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। मान लो वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है, O से कितनी दूरी हम कह रहे हैं, O से स्मॉल r मीटर दूरी पर। ठीक है, ये दूरी देखो स्मॉल r है, देखो ब्लू से लिख दे। ठीक है, O से कितनी दूरी पर भैया, O से मान लो यहाँ पे स्मॉल r दूरी पर, O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। इसी पे आपको वैद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है और यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र होगा। कैसे ज्ञात कर पाओगे, ये बात आती है। तो देखो, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कुल वैद्युत क्षेत्र में E का मान मिल जाएगा।
ठीक है, क्या कह रहे हैं हम आपसे, आपको अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पे भी निकालनी है, अर्थात इस बिंदु P पे, ये बिंदु P हमने कहाँ लिया है, निरक्षीय पे ही लिया है, मतलब निरक्ष पे लिया है। अक्ष होता ये और निरक्ष होता ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निरक्ष पे एक बिंदु P ले लिया और इसी बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। जो आपका टोटल फिर मतलब -q के कारण जो निकलेगा और +q के कारण जो निकलेगा, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो जो टोटल वैद्युत क्षेत्र आएगा वही निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें +q के कारण निकालना होगा, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से लेके आपको यहाँ तक मिला देना है, ठीक है। ये आपका यहाँ से मिला देना है, ठीक है। ये आपका कौन सा पॉइंट है, P, ये P, ये आपका देख सकते हो हमने इसे मिला दिया। और आपका जो इसके +q के कारण मान लो यहाँ पे आपका वैद्युत क्षेत्र E1 कार्यरत होगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आपका E1 कार्यरत होगा, ठीक है। और इसी टाइप से यहाँ पे मान लो हम इसे भी मिला दें इस टाइप से, ये आपका यहाँ पे जाके, ठीक है। तो इधर आपका कौन सा कार्यरत होगा, E2 कार्यरत होगा, ठीक है। इसे देखो सही से बनाए, ये R जो थी इसके बीच की दूरी थी, ठीक है। R जो थी इसके बीच की दूरी थी, ये यहाँ से P बिंदु तक, ठीक है। ये R जो थी P बिंदु तक की दूरी थी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आप देखो सही से बन गया ना, यहाँ पे थोड़ा और सही कर दें, ठीक है। आप चित्र सही से दिख रहा होगा, ये देख सकते हो AB वैद्युत द्विध्रुव है और इसकी लंबाई हमने इस टाइप से यहाँ पे नीचे दर्शा दी है, ठीक है। AB की लंबाई 2L है जो वैद्युत द्विध्रुव था। AB के बीच में हमने एक मध्य बिंदु O लिया, O से r मीटर दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P माना, जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना, यही निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र आएगा। तो सबसे पहले निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, जो कि आएगा E1, और फिर इसके बाद -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु P पर निकालना होगा, जो कि आएगा E2। और ये जो E2 इस दिशा में कार्यरत हो रहा है, आपको इस दिशा में ना करके E2 को इस दिशा में कार्यरत करना है, ठीक है। E2 को इस दिशा में कार्यरत करना है, ये चीज़ है सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला कोण जो आपका हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ये वाला कोण, और ये कोण भी आपको थीटा मान लेना है, और ये कोण भी आपको थीटा मान लेना है। ये आपका चित्र कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सिंपल क्या करना होगा, देखो पहले जब आपने वैद्युत द्विध्रुव लिया, लंबाई 2L, मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर बिंदु P, फिर इस +q वाले पॉइंट से आपको यहाँ पे मिलाना है। वैद्युत क्षेत्र जो इसका मिलेगा वो E1 आएगा, वो इधर की ओर इंगित होगा, और इधर -q के कारण जो आएगा E2 आएगा, वो उस दिशा में जा रहा है, लेकिन आपको उस दिशा में न करके इस दिशा में से लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो टोटल वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 को जो जोड़ने पर प्राप्त होगा, वो टोटल वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु P पर E प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोण इसको थीटा मान लेना, ये थीटा और ये थीटा मान लेना है। अब इस बिंदु P पर हम आपको वैद्युत क्षेत्र निकाल के दिखाएंगे एकदम आसानी से, ठीक है। चित्र कंप्लीट है। आप पहले क्या करो, ये जो चित्र आपने बनाया है इसकी रचना को यहाँ पे लिखते हैं कि आपने इस चित्र में क्या बनाया, ठीक है। थोड़ी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, और जो चीज़ बनाया वही चीज़ अपने आप से बना के लिखना है। देखो लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं यहाँ पे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, सिंपल आपने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया था तो लिखते हैं माना, ठीक है। क्या लिखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, लिखते हैं माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है। ये आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव क्या था, AB, और मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव AB के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, ठीक है, ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है और जो कि क्या है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। लिखते हैं आगे, जो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जो कि कहाँ पे स्थित है भैया, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, ठीक है। जो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, ठीक है। जो चीज़ चित्र पे हो वही चीज़ आपको लिखना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। अब वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर -q आवेश और B सिरे पर +q आवेश है। लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिखनी होगी पेपर में भी जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। सिंपल लिखना है, वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर, के A
सिरे पर माइनस क्यू आवेश, सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, ए सिरे पर माइनस क्यू और बी सिरे पर प्लस टू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर, इनके बीच की दूरी कितनी है 2l, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है, अल्प दूरी 2l पर स्थित है। ठीक है, कितनी दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी 2l पर स्थित है। जो चीज़ यार चित्र में बनाया हो ना, बस वही चीज़ लिखते जाओ। हमने लिखा माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर माइनस क्यू, B सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और इसके बीच की अल्प दूरी 2l है। आप मानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है, लिखते हैं माना वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है, माना वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है, का एक मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है। ठीक है, आप क्या लिखते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है और O से तथा O से r मीटर दूरी पर, तथा O से r मीटर दूरी पर, सब अपने मन से बना के लिखना है। ठीक है, तथा O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, दूरी पर निरक्ष पर ज्ञात करना था, तो निरक्ष पर एक बिंदु P है, निरक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P है जिस पर क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जिस पर क्या करना है भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। सिंपल, जो चीज़ चित्र में बनाया वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। सबसे पहले लिखा माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है और वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर माइनस क्यू आवेश, B सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और एक दूसरे से अल्प दूरी, कितनी अल्प दूरी पे है, 2l पर स्थित है। और कहा गया माना वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है तथा O से स्मॉल r मीटर दूरी पर निरक्ष पर, यहाँ पे आपने निरक्ष पर ही तो लिया है, निरक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये चीज़ आपको जो चित्र में बनाया अपनी भाषा में सबसे पहले लिख देना, अब इसके बाद पूरा डेरिवेशन होगा। ठीक है, पहले इतनी चीज़ें लिख देनी है क्योंकि यार एग्जामिनर जब देखेगा कॉपी तो आपका मस्त लिखा होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ आपने पढ़ा है कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप से आपको लिखना है। अब आगे का डेरिवेशन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा। और कैसे निकलेगा, देखो हमने आपको पढ़ाया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। मान लो बिंदु कोई O है जिसमें प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखो कोई बिंदु आवेश, आपको इससे पहले एक डेरिवेशन पढ़ाया था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो कोई बिंदु O है, O पर प्लस क्यू आवेश है, O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। अगर उस पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है E=1/4πε0 KQ/r², जहाँ ये K क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने आपको कराया है, E=1/4πε0 KQ/r²। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है, माइनस क्यू के कारण जब P बिंदु पर निकालोगे तब आपका यूज होगा और प्लस क्यू के कारण जब P बिंदु पर निकालोगे तब यूज होगा। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ करना होगा, माइनस क्यू के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है उसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी होगी, और जब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर निकालोगे तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी निकालनी होगी। क्योंकि यार देखो यहाँ पे बटे में आएगा r², क्यू तो आपको पता है माइनस क्यू और प्लस क्यू, लेकिन r² आपको दूरी कौन सी रखनी होती है, जिस आवेश से बिंदु P तक निकाल लो उतने की बीच की दूरी रखनी होती है। तो आपको ये दूरी और ये दूरी निकालनी होगी। ठीक है, कैसे निकलेगी वो भी समझो। देखो अगर अब आपसे कहें इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, आप क्या कहोगे, 2l है कि नहीं, 2l बताओ, 2l है। अब आपने वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु लिया था, मतलब बीच वाला बिंदु लिया था। अगर बीच वाला आपने बिंदु ले लिया है, मतलब उसे बीच से आपने एक बिंदु से छेद कर दिया है, तो अब इधर की लंबाई कितनी हो जाएगी, इधर की लंबाई कितनी हो जाएगी। देखो मान लो ये 2l, ये
2 मीटर लंबाई का, इसे 20 से हमने काट दिया तो इधर वाला 1 मीटर बचेगा, इधर वाला 1 मीटर। तो वैसे ही इधर जब पूरा 2L है तो इधर का कितना बचेगा, इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक बचेगा आपका L, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका कितना बचेगा, L बचेगा। मतलब A से लेके O तक भी L है और O से लेके B तक भी L ही है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भैया जब A से लेके O तक आपका वाला A से लेके B तक पूरा 2L था, इतना मध्य बिंदु आपने ले लिया, वाला बीच से मान लो उस पर छेद कर दिया गया, तो यहाँ पे इतना और इतना कितना बचेगा, L और L ही तो बचेगा, तब तो L और L जुड़ के 2L बनेगा। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो ये आपने इसकी दूरी निकाली A से O पॉइंट तक की और O से B पॉइंट तक की। अब आपको दूरी किसकी चाहिए, A से लेके P तक की और B से लेके P तक की, यही दूरी तो चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। देखो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे देखोगे ये वाला कोण आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। ये कोण देख सकते हो, इधर भी 90 डिग्री का बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री का बन रहा है ना। यहाँ का कोण थीटा है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। तो आप कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से आप इस कर्ण का मान निकाल सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये कर्ण होगा। तो सिंपल यहाँ से सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में लिखते हैं त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, ठीक है। कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं देखो ध्यान से, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज लिया, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में। अब हमें त्रिभुज AOP और BOP में क्या मिलेगा, हमें यहाँ से लगाना है सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, देखो अगर आप इस वाले त्रिभुज के लिए निकालते हो AOP में तब भी आपका कर्ण सेम आएगा, अगर BOP में निकाल दो तब भी सेम आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, देखो क्योंकि अगर देखोगे ये भुजा, अगर AOP त्रिभुज को देखो तो ये वाली L है, ये वाली R है। इस पे देखोगे BOP पे तो ये वाली L और ये वाली R, तो मतलब दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। तो सिंपल कर्ण आपको निकालना है, तो यहाँ पर से कर्ण आपको लिखना है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर लंब क्या हो जाएगा, देखो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, इस पे देखोगे तो थीटा के सामने की भुजा R, इस पे देखोगे तो थीटा के सामने की भुजा R, तो लंब हो जाएगा R। तो R का स्क्वायर कर दो प्लस आधार, आधार कौन होगा, जो देखो ये वाली भुजा कर्ण हो गई, थीटा के सामने की लंब हो गई, बची वाली भुजा आधार, तो आधार कितना L, तो यहाँ पर से L का स्क्वायर, ठीक है। मतलब इधर वाले त्रिभुज AOP के लिए निकालोगे तब भी वही चीज़ आएगा, BOP के लिए निकालोगे तब भी वही चीज़ आएगा, निकाल के देख सकते हो। इसके लिए कर्ण निकालोगे तो लंब अर्थात R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इसके लिए निकालोगे तब भी R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, दोनों के लिए सेम ही आना है, ठीक है। चाहे तो आप अलग अलग निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, आएगा भाई। चलो निकाल के आपको अलग अलग भी दिखा देते हैं, ठीक है। मान लो पहले आप निकालते हो इस AOP के लिए, तो यहाँ पर जब AOP के लिए निकालोगे तो AP का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे AP स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा, ये वाला OP, तो OP स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका ये AO का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पहले त्रिभुज के लिए हो गया। जब दूसरे त्रिभुज के लिए निकालोगे तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, इसमें कर्ण हो जाएगा ये वाला P और B, ठीक है। BP का स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब कौन हो जाएगा, थीटा के सामने की भुजा मतलब OP का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा, ये OB प्लस का OB का स्क्वायर। देख लो ध्यान से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण ये हो जाएगा AP का स्क्वायर और लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला OP का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, ठीक है। उसी टाइप से उस पर दोनों पे अलग अलग निकाल के दिखाई दे रहा है कि किसी को दिक्कत ना हो। तो देखो AP हमें निकालना है, AP का स्क्वायर लिखा रहने दो, इक्वल टू OP कौन है भैया, ये है OP है R, तो R स्क्वायर प्लस AO कितना है, AO है L, तो L का स्क्वायर। तो यहाँ पर से आ जाएगा AP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर केवल AP निकाले तो AP कितना आ जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि जब इधर का स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो AP इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी टाइप से इस पर भी निकाल सकते हो, BP का स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। कैसे आया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती और बची वाली आधार कहलाती, ठीक है। जो थीटा के सामने होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जो सबसे बड़ा होता है उसे कर्ण कहते हैं, ये वाली आधार, ठीक है। तो BP स्क्वायर कहाँ है भैया, BP तो निकालना ही है, तो BP स्क्वायर इक्वल टू OP कौन है, ये है R का स्क्वायर प्लस OB कितनी है, L है, तो L का स्क्वायर
तो यहाँ पर से बी पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बी पी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस पे भी सेम ही आ गया, ठीक है। ए पी निकाला, मतलब ये वाली भुजा ए पी निकाला तब भी वही आई, बी पी निकाला तब भी वही आई, ठीक है। ए पी और बी पी की वैल्यू सेम आई है, तो यहाँ पर से हम ए पी इक्वल टू भी यहाँ पे भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख दे, और यहाँ पे भी वही वैल्यू लिख दे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब ये वाली दूरी ए पी आपको मिल गई, बी पी आपको मिल गई। अब आप आराम से ये वाला फॉर्मूला जो बता रहे थे ना, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप आराम से मान निकाल सकते हो, आराम से आप मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन चीज़ आपका दूरी निकालना था, दूरी आपने निकाल ही ली। इसके बीच की दूरी मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी तक की दूरी और प्लस क्यू के कारण बिंदु पी तक की दूरी अब आराम से आपका निकल आएगा। निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसके आगे देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका सबसे पहले लिखते हैं क्या, देखो E1 कहाँ का हमने माना था, ये वाला पहले माना था, तो पहले प्लस क्यू वाला लिखो। लिखते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। पहले किस पे निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र। तो प्लस क्यू के कारण हमने माना E1, देख लो प्लस क्यू के कारण क्या माना, E1 माना, तो E1 इक्वल टू आ जाएगा, फॉर्मूला बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और परावैद्युतांक के रख देना। आवेश अगर माइनस क्यू तो माइनस क्यू, प्लस क्यू रखो तो प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस का क्यू है तो प्लस का क्यू रख दो। बटे में आर स्क्वायर था, इसके बीच की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ये कैसे आया, ठीक है, यही सोच रहे हो ना ये कैसे आया, तो देखो बताते हैं। सिंपल हमने फॉर्मूला ये बताया है आपको, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बताया था कि नहीं, कि ये आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। जब आप प्लस क्यू आवेश के कारण निकालोगे तो आपका E1 होगा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो सेम रहेगा। आवेश अगर प्लस क्यू है तो आपको प्लस क्यू रख देना है। वहाँ पे दूरी आर स्क्वायर थी, लेकिन यहाँ पे दूरी आर थोड़ी नहीं है, हमारे पास तो दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो आपको अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखना है और उसका स्क्वायर करना है। ध्यान से समझो, अगर ये दूरी आपकी आर होती तो हम यहाँ पे रखते आर स्क्वायर। ये जो आर स्क्वायर फार्मूले में होता है, दूरी थोड़ी नहीं आर स्क्वायर है, दूरी आर होती है। दूरी अगर आर होती तो हम आर स्क्वायर करते हैं, अगर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर आर है तो आर स्क्वायर, अगर मान लो यहाँ पे इसकी दूरी बी पी की दूरी 2 है तो 2 का स्क्वायर आपको कर देना है, मतलब जितनी भी हो उसका स्क्वायर करना, ये फॉर्मूला होता है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब स्क्वायर करना है आपको। यहाँ पे आर की जगह था आपका ये पूरी वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर किया। समझ में आया स्क्वायर क्यों किया गया, क्योंकि स्क्वायर इसलिए किया गया, सूत्र में आर का स्क्वायर है, तो आर क्या होती है दूरी, तो दूरी का स्क्वायर करना है। सिंपल सी बात है, दूरी का स्क्वायर। दूरी अगर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो इसका भी आपको स्क्वायर करना है। तो ये हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब इसी तरह से हम निकालते हैं इस माइनस क्यू आवेश के कारण, लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो जो माइनस क्यू के कारण आएगा वो क्या आएगा, देखो ये माइनस क्यू के कारण आपका E2 यहाँ पे कार्यरत होगा, तो यहाँ पर से आएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आपको आवेश इस बार माइनस का क्यू रखना है, ठीक है। आवेश इस बार क्या रखना है, माइनस का क्यू रखना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दो, देखो यहाँ से ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे आवेश क्या रखना है, माइनस का क्यू। चलो पहले यहाँ पे माइनस का क्यू ही रख लो, माइनस का क्यू रख लो, ठीक है। यहाँ पे आवेश क्या रख देते हैं, माइनस का क्यू, माइनस का क्यू रख दिया, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, दूरी। बटे में इसकी दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। ध्यान से देखो क्या किया गया है, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला, उसका आया देखो प्लस क्यू के कारण, इस चित्र पे देखो
प्लस क्यू के कारण आया E1, ये आपका यहाँ पे E1 कार्यरत है। तो E1 इक्वल टू 1/4πε0 के, आपको आवेश प्लस पे रखना चाहो तो प्लस पे रख लो, प्लस क्यू बटे में दूरी √r² + l² का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर जब माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर निकालोगे तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 के, आवेश माइनस क्यू बटे में दूरी √r² + l² का होल स्क्वायर, इसे मान लो समीकरण 2। अब जब E1 की वैल्यू आ जाए, E2 की वैल्यू आ जाए तो आपको इसे जोड़ देना है, ठीक है। आपको इसे जोड़ देना है, ठीक है। E1 और E2 को जोड़ देना है और जो आपका मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका कुल वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो वो अब आपको निकाल के दिखाते हैं E1 और E2 को जोड़ के। तो सब लोग क्या करो भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पूरा करके दिखाएं। तो स्क्रीनशॉट कर लो इसका पूरा, आपका यहाँ पे हम इरेज कर देंगे, केवल इतनी वैल्यू E1 और E2 की यहाँ पे लिख के आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसके आगे का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखना, पहले E2 वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, इससे अभी समीकरण 2 चाहे तो ना बनाना, ठीक है। पहले E2 वाला थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इस E2 को ऊपर देखो लिखते हैं, फिर सॉल्व करके दिखाते हैं। E2 आया हमारे पास 1/4πε0 के, ठीक है। E2 कितना आया, 1/4πε0 के, और क्या है माइनस का Q अपान में √r² + l² का होल स्क्वायर, l² का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना ही आया है। आप देखो ये माइनस का चिन्ह, इसे बाहर ले लो, तो E2 इक्वल टू माइनस का 1/4πε0 के, Q अपान में √r² + l² का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर। ये देख लो सिंपल, ये जो माइनस का चिन्ह था इसे हमने बाहर ले लिया। अब अगर आप E2 को ध्यान से देखोगे तो E2 जो है, E2 देखना कहाँ पे कार्यरत है, E2 आपका इस दिशा पे, क्षेत्र की विपरीत दिशा पे कार्यरत है। ध्यान से देखो, E1 जो था क्षेत्र की ही दिशा में कार्यरत था, लेकिन जो E2 होता है वो आपका इस दिशा में कार्यरत नहीं होता है, आपका इस विपरीत दिशा में कार्यरत होता है, ठीक है। E2 जो होता है आपका इस दिशा में कार्यरत ना होकर इस दिशा, विपरीत दिशा में, देख सकते हो हमने यहाँ पे पहले ही दर्शाया था कि E2 आपका उस दिशा में कार्यरत ना होकर इस दिशा में कार्यरत होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है, चूँकि E2 विपरीत दिशा में कार्यरत होता है, E2 क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्यरत होता है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्यरत होता है, विपरीत दिशा में कार्यरत होता है, ठीक है। विपरीत दिशा में आप खुद देख रहे हो चित्र पे कि जो E2 होता है ये क्षेत्र की विपरीत दिशा, इस दिशा में कार्यरत होता है। क्षेत्र उस दिशा में था, यहाँ पे ऐसे था क्षेत्र, तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में E2 कार्यरत होता है। तो यहाँ पर ये जो माइनस का चिन्ह जब क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हट जाएगा। कैसे हट जाएगा वो भी बता दें। देखो जब क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है तो माइनस यूज करते हैं ना, क्षेत्र की दिशा में तो प्लस का यूज करते हैं, जब क्षेत्र के विपरीत होता है तो माइनस यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप माइनस यूज करोगे और अंदर भी माइनस है, माइनस का 1/4πε0 के, और Q अपान में √r² + l² का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो ये चीज़ आएगा, क्योंकि जब क्षेत्र की विपरीत दिशा होगी तो माइनस का चिन्ह हमको वैसे भी यूज करना है और अंदर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस मिला के हो जाएगा केवल आपका प्लस, ठीक है। माइनस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिख लेना है, या जैसे कोष्टक पे बना रहे थे ऐसे कि माइनस का चिन्ह बाहर फिर अंदर माइनस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल ऐसे ही लिख दो कि प्लस का हो जाएगा E2। आप मान लो इसे समीकरण 2। देखो यहाँ पे समझने की बात थी, जब आपका E2 आया 1/4πε0 के, माइनस Q अपान में √r² + l² का होल स्क्वायर, तो हम कह रहे हैं जब माइनस Q आएगा तब आपको यहाँ पे इस माइनस को पहले बाहर कर लेना है, फिर लिखना है कि E2 जो है इस दिशा में कार्यरत ना होकर क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्यरत है, अर्थात माइनस का चिन्ह आपको लेना है। तो माइनस पहले से भी है और माइनस और लोगे तो माइनस माइनस मिला के हो जाएगा प्लस, इसे मान लो समीकरण 2। आप लिखते हैं बिंदु P पर जो टोटल वैद्युत क्षेत्र या परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा, लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हो, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो होगा फॉर्मूला उसका E = E1 cos थीटा + E2 cos थीटा, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। E1 cos थीटा + E2 cos थीटा, ये आएगा बिंदु P पर जो टोटल वैद्युत क्षेत्र या परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा उसका फॉर्मूला होगा E = E1 cos थीटा + E2 cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र का। अब आपको सिंपल इस पे वैल्यू रखनी और सॉल्व कर लेना। देखो E =
कॉस थीटा दोनों में है तो कॉमन ले सकते हो, ठीक है, दोनों में कॉस थीटा है तो कॉमन ले लेंगे हम लोग सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो E1 प्लस E2 और कॉस थीटा को ले लो बाहर, कॉस थीटा बाहर कर लो, कॉमन कर लेते, ठीक है, दोनों में कॉस थीटा कॉमन कर लो, E1 प्लस E2 आ गया। अब आगे सॉल्व करते E इक्वल टू E1 की वैल्यू कहाँ है भैया, ये दी गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और Q बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का E2 की वैल्यू ये आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर कॉस थीटा, बाहर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ध्यान से देख लो, E1 की वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन में प्लस का था तो प्लस से कोई मतलब नहीं, प्लस छुपा रहता वैसे भी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर कॉस थीटा, ठीक है, इतना आ गया। अब इसे आगे सॉल्व करते, देखो ये वैल्यू भी सेम अगर देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये भी सेम है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू दो बार लिखी है, जब कोई वैल्यू दो बार लिखी होती है, अगर मान लो 1 और 1 लिखा है, 1 प्लस 1 तो 1 प्लस 1 मिला के हो जाता है 2, तो वैसे ही ये आपका एक बार लिखा है, एक बार ये लिखा, तो 1 और 1 मिला के हो जाएगा 2। तो सिंपल यहाँ पे आपको इसको 2 बार लिख लेना है, अर्थात मतलब 2 बार लिखा है तो इसे 1 बार लिख देना, केवल 2 लिख देना है, ठीक है। ऐसे देखो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, समझो यहाँ पे सिंपल जब 2 बार लिखा होगा, ये आपकी सेम वैल्यू, ये आपकी सेम वैल्यू, तो जुड़ जाएगी आपस में, तो सिंपल आ जाएगा 2, ठीक है। या आप इसे ऐसे ना समझना चाहो तो आपको और अच्छे से समझा दे, सिंपल देखो यहाँ पे अगर हम इतनी वैल्यू पूरी कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 1, और बाहर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, Q अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर कॉस थीटा। ध्यान से देखो हमने क्या किया, समझ लेना थोड़ा सा, हमने क्या किया, यहाँ पे भी ये वैल्यू है, यहाँ पे भी ये वैल्यू कॉमन ले लिया, बचा क्या, जब यहाँ से ये वैल्यू निकाल लोगे बचेगा 1, जब यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे बचेगा 1, ठीक है। और सेम चीज़ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मतलब इन दोनों से हमने इसको कॉमन ले लिया है, जैसे कॉमन नहीं लेते वैसे हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया, ये बाहर निकल गया, बाहर कॉस थीटा। अब इसे आगे सॉल्व करते देखो, ठीक है। अब जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से E इक्वल टू आ जाएगा 2 और इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आगे क्या हो जाएगा Q अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आगे कॉस थीटा। देख लो ध्यान से, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि 1 और 1 जोड़ दिया 2। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब इसे आगे भी सॉल्व करना होगा, ठीक है, आगे भी सॉल्व करना होगा इसे। तो देखो पहले इतना वाला इरेज करें हम, यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे सारी वैल्यू तो हमें पता है, हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कॉस थीटा में निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा में निकालना पड़ेगा। तो आप चाहे त्रिभुज AOP पे कॉस थीटा निकाल लो या त्रिभुज BOP में कॉस थीटा निकाल लो। लिखते हैं कॉस थीटा बराबर होता है क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। मैथ वालों को सबको पता होना चाहिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। अगर आप आधार की बात करो, हमने कहा था चाहे आप त्रिभुज AOP पे देखो चाहे BOP पे देखो, दोनों में सेम ही है, ठीक है। देखो थीटा के सामने की जो जस्ट सामने की भुजा होती है उसे लंब बोलते हैं, ठीक है। ये R जो है लंब है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो सेम बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम, ये वैल्यू R है, इसमें भी ये, इस वाले त्रिभुज में भी वैल्यू R, इसमें L, इसमें भी L, इसमें अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पर भी वही है, तो दोनों त्रिभुज सेम ही है, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, आधार थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, जो ये वाली भुजा बची है आधार होगी, और जो सबसे लंबी भुजा होती है ये कर्ण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आधार हो जाएगा यहाँ पर से L बटे में कर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देख लो, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार आपका हो जाएगा एल, बटे में कर्ण क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसी कॉस थीटा की वैल्यू समीकरण 3 पे रखते हैं, तो लिखते हैं कॉस थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, कॉस थीटा का मान समीकरण 3 पे रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 पे हम लोग रख देते हैं इसका मान। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर ई इक्वल टू, यहाँ से देखते हैं ई इक्वल टू आ जाएगा कितना, ब्लैक सी करते हैं, ई इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, आगे कितना है, क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू ये आई है एल बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देख लो ध्यान से, ये वैल्यू आई है। ठीक है, 2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सेम था, क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सेम है, और इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किसकी जगह रखा, कॉस थीटा की जगह। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा, देखो यहाँ पर से इससे पहले सही करते हैं, इसे लिखते हैं इस टाइप से, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, क्यू है तो क्यू लिख दो, इंटू यहाँ पे इस 2 का गुणा एल के साथ कर लो, क्यू इंटू 2l, बटे में क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2 है, अगर यहाँ पे देखोगे तो इसकी पावर आपको 1 मिलेगी, इसमें कुछ पावर नहीं लगी थी तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई पावर नहीं लगी तो उसकी पावर में 1 है। देखो इसकी पावर में 2 है, इसकी पावर में कुछ नहीं लगा था तो हमने 1 मान लिया। तो यहाँ पे जब गुणा होता है ना तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 मिलके 2 + 1 मिलके 3 हो जाएगा। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर से गुणा का चिन्ह। ठीक है, कुछ नहीं किया, देख लो से आप, सिंपल सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के उसी तरह है, क्यों आपका ये आ गया, 2 का गुणा एल से हुआ 2l। अब आपसे कह रहा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2 था, यहाँ पे कोई पावर नहीं लगी थी, हमने 1 लगा लिया। जब कोई पावर नहीं 1 ही लगी होगी, क्योंकि 1 का अगर मान लो हमने 2 का पावर 1 किया तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, तो वैसे इसकी पावर 1 करोगे तो वही तो आएगा। तो सिंपल इसकी पावर 2, जब गुणा में होता है ना, गुणा का चिन्ह लगा होता है तो गुणा में घातें जो होती जुड़ जाती है। अगर इनका गुणा करना है आपको तो गुणा में इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, तो 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा। अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है और आपका पूरा सूत्र निकल के आ जाएगा। तो आप लोग फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब थोड़ा सा वजह 2-3 स्टेप है, पूरा आपका सूत्र निकल आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इधर वाला इरेज कर दे और आगे आपको करके दिखा दे। सिंपल जो नीचे वैल्यू आई थी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा Q इंटू 2l, ये किसका फॉर्मूला होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का। तो यहाँ पर से लिखते हैं चूँकि P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, जहाँ P को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये सूत्र होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है Q इंटू 2l, जहाँ Q आवेश होता है 2l होती है बीच की दूरी वैद्युत द्विध्रुव की। ठीक है, तो यहाँ पर से P बराबर लिख सकते हो Q इंटू 2l। तो जहाँ पे आपका Q इंटू 2l है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिख देते हैं E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे Q इंटू 2l है तो Q इंटू 2l की जगह आप P लिख दो, और अपॉन में कितना आ जाएगा, या गुणक चिन्ह लगा लो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3, ये आ जाएगा। ठीक है, देख लो ध्यान से, Q इंटू 2l की जगह P लिख दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q इंटू 2l की जगह P बट्टे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, देखो हमने आपको अच्छी स्थिति जब पढ़ाई थी, जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पे जो सूत्र आया था उस पर भी एक चीज़ बताया था, और इस पर भी वही बताने वाले हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो दूरी R है और ये जो दूरी L है, इसकी अगर तुलना करें तो R दूरी जो है बहुत बड़ी दूरी है और L जो है इसके सामने छोटी है। तो यहाँ पर से हम लिखेंगे चूँकि L इज लेस देन R, L इज लेस देन R, इसका मतलब समझते हो, ये जो चिन्ह लगा है इसका मतलब जिधर ये मुंह होता है उसे कहता है छोटा है वो, और ये जिधर होता है वो होता है बड़ा। ठीक है, तो ये लेस देन का चिन्ह होता है, ये जिसकी तरफ होता है ये छोटा, मतलब L जो है छोटा है R से। यहाँ पे आप देखोगे तो L जो है बहुत छोटी दूरी किससे, R से। R के मुकाबले L क्या है, एक छोटी दूरी, आप खुद चित्र पे देख सकते हो, L इतनी दूरी है, R बड़ी दूरी है, तो L जो है R से छोटा है। तो जब L R से छोटा होगा तो जो L स्क्वायर होगा ना वो R स्क्वायर से और ज़्यादा छोटा होगा।
एल इज लेस देन आर, तो एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। मतलब जब एल जो है आर से अगर छोटा है तो जो एल स्क्वायर होगा वो आर स्क्वायर से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। इस कारण से हम यहाँ पे एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, ध्यान से समझना। अब मान लो जैसे एल को हम मान ले 2 और आर को मान ले 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 2 क्या है, 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है। लेकिन अगर आप एल स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर करते हो 4 और 5 का स्क्वायर करते हो 25, तो यहाँ पे देखोगे आप कितना ज़्यादा छोटा है। पहले 2 और 5 में केवल 3 का अंतर था, लेकिन अब 4 और 25 में 21 का अंतर है, मतलब अब और ज़्यादा छोटा हुआ। मतलब स्क्वायर करने पे वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाती। देखो जब एल इज लेस देन आर था, मतलब 2 5 से छोटा था, जब हमने 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 5 का स्क्वायर किया 25 आया। अब वैल्यू पे और ज़्यादा अंतर हो गया। तो इस कारण से जब एल जो होगा आर से छोटा होगा तो एल स्क्वायर जो होगा आर स्क्वायर से काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। मतलब एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। तो आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे एल स्क्वायर को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर से अब कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे p अपॉन में एल स्क्वायर को छोड़ दो, √r² की पावर 3, ठीक है। देख लो कुछ नहीं किया, इस एल स्क्वायर को केवल नेगलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि चूंकि एल इज लेस देन आर, एल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, तो एल को नगण्य मानने पर या एल को नेगलेक्ट करने पर एल को हमने छोड़ दिया, आर स्क्वायर केवल बचा। बस इतना लिखने के बाद एल को छोड़ देना, आर स्क्वायर बचा, ठीक है। आगे सॉल्व करते, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बटे में। आप देखो जब √r² लिखा हुआ है तो अंडर रूट के अंदर जब 2 बार लिखा होता है, मतलब आर स्क्वायर का क्या मतलब, √r × r। यही तो मतलब r का r से गुणा होगा तभी तो r स्क्वायर आएगा। तो जब √r² तो उसको हम क्या लिख देंगे, r लिख देंगे, और बाहर क्यूब लगा तो क्यूब लगा देंगे। ध्यान से देख लो, यही तो होना चाहिए। आप लोग खुद बताओ यही होगा कि नहीं। सिंपल देखो, √r² को हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। अंडर रूट के अंदर r² लिखा वाला r × r जब 2 बार लिखा होता है तो उसे r केवल लिख देंगे, इस टाइप से। यही तो अंडर रूट का मतलब होता है। तो जब √r² तो उसको r लिख देंगे, बाहर क्यूब लगा दो। तो इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन में r³। यही है आपका मात्रक। क्या होता है इसका मात्रक, होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। यही आपका निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यही आपका निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p/r³। और यहाँ पे चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हो, ये जो k परावैद्युतांक है ना, जब यहाँ पे लिखते हैं यदि वायु या निर्वात हो, जब वायु या निर्वात होता है तो k का मान 1 होता है, ठीक है। जब यदि वायु या निर्वात हो तो परावैद्युतांक k का मान होता है 1। तो यहाँ पर से हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। k की जगह क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पे कितना बचेगा, p/r³। यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ठीक है। सिंपल देख सकते हो, ये भी वही चीज़ है। और k का मान 1 हो जाएगा जब वायु या निर्वात होगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यार आपको समझना पड़ेगा, डेरिवेशन थोड़ा इसका बड़ा होता है। अच्छी स्थिति का भी इसी टाइप का था, निरक्षीय स्थिति का। पहले चित्र समझना था, फिर -q के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए दूरी दोनों निकालनी पड़ी। फिर उसके बाद -q के कारण जो निकला E2 निकला, +q के कारण E1 निकला। अब हमने कहा E2 जो था क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इस दिशा में था, तो जो माइनस का चिन्ह था उसे हमने हटा दिया, उसे प्लस बना दिया, ठीक है, क्योंकि विपरीत था। विपरीत होने की वजह से भी माइनस आएगा और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब जब कुल वैद्युत क्षेत्र या परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना था तो E = E1 cos θ + E2 cos θ लगाया, और उस पर E1 की वैल्यू रखी, E2 की वैल्यू रखी, cos θ का मान हमने निकाल लिया था, ये निकला था, और सारी वैल्यू रख के हमने आगे सॉल्व किया। तो आपका ये फॉर्मूला आपका निरक्षीय स्थिति पे आ गया, ठीक है। तो देखो यार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, डेरिवेशन बड़ा होता है, 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो यार वीडियो तो लाइक कर लो, और चैनल पे ना हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लो। डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप और भी वीडियो देख सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।